हेलो जुगनूस, क्या हालचाल। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आपका चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जेई और नीट लेवल पर। आप इसके साथ साथ अपने स्कूल और बोर्ड की तैयारी भी करेंगे, केमिस्ट्री। और हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ना शुरू कर दिया है और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आयोनिक रेडियस और उसके पहले वाले लेक्चर में एटॉमिक रेडियस कंप्लीट किया था और बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी। और अब हम लोगों को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आयोनाइजेशन, इंथैल्पी मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए जो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लैटर रूल्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, देन आपका नंबर ऑफ शेल, ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए। तो आज हम लोग हमारे तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, जिसका ट्रेंड हमें समझना है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आज हम लोग हमारे अगले ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, देखिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए मैं आपको पहले यह वर्ड बताना चाहूंगा। आयोनाइजेशन में आयोनाइज का मतलब क्या होता है, एक एटम का आयन में कन्वर्ट होना। लेकिन यहां पर हम लोग एनायंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहां पर हम केवल कैटायंस की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज द एनर्जी required by 1 mole of an atom present in its gaseous state in order to release या in order to remove electron from it। क्या बोला मैंने? It is the energy required by 1 mole of an atom present in its gaseous state in order to remove the electron from it, usually in order to remove electron from its valence shell, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से ही निकलता है। मतलब आपके पास में एक मोल एटम जो अपने गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी आप दे रहे हो, वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक एम नाम का गैसियस एटम है, तो इस m नाम के गैसियस एटम को मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आयोनाइज हो जाए। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम। अब यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझो। यहां पर मैंने 1 मोल मेंशन किया। व्हाई 1 मोल? क्योंकि बेटा एक अकेले एटम का आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालना नामुमकिन है। एक एटम इतना छोटा होता है जिसे हमें देखना नामुमकिन है, जिसकी स्टडी करना इंडिविजुअल लेवल पे नामुमकिन है। तो हम लोग एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है हम नहीं पता लगा सकते, इसलिए हम लोग 1 मोल लेते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में 1 मोल एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, एक बहुत नॉमिनल सी क्वांटिटी है, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं एक एलिमेंट की कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम 1 मोल की बात करेंगे। दूसरा, यहां पर सर आपने गैसियस स्टेट क्यों लिया? आपने यहां पर गैसियस स्टेट ही क्यों लिया? व्हाई नॉट लिक्विड स्टेट, व्हाई नॉट सॉलिड स्टेट? क्योंकि बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई एलिमेंट के एटम अगर अपने सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, तो ये एक दूसरे से भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए। मतलब इस एटम को इस एटम ने इस एटम को इस एटम से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसे जोड़ रखा है। तो जब आप इसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जब आप इसे इंथैल्पी प्रोवाइड करोगे, तब ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की बजाय अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल करेगा, लिक्विफाई करने में इस्तेमाल करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में। आप कितनी ही एनर्जी दे दो, जिसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो ये एनर्जी जो आप दे रहे हो, ये एनर्जी लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी। फिर आप जो इसे और एनर्जी दोगे, फिर ये एनर्जी इसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी, यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। और अब गैस में आने के बाद आपका हर एक एटम इंडिविजुअल फॉर्म में आ गया है, आपका हर एक एटम अपने इंडिविजुअल फॉर्म में आ चुका है। अब आपको हर इस इंडिविजुअल एटम को अब जो आप फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अब वो एनर्जी इस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपकी मदद करेगी। इसीलिए गैसियस स्टेट ही यहां पर इस्तेमाल होगा, ना कि लिक्विड स्टेट, ना कि सॉलिड स्टेट्स। क्या ये बेसिक बात आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे जो कोई नहीं पढ़ाया होगा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम लोग एक टर्म और इस्तेमाल करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल टर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैन ऑल्सो बी यूज्ड। आपका टर्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए आपके पास में एक कांच की ट्यूब है, जैसे आप लोगों ने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में देखी थी, जो माइकल फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखी थी। उसमें एक तरफ तुम्हारा कैथोड होगा, एक तरफ तुम्हारा एनोड होगा, ये बैटरी से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इस पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ। ये बन गया तुम्हारा कैथोड, ये बन गया तुम्हारा एनोड। अब आप जब यहां पर बैटरी ऑन करोगे तो यहां पर इन दोनों रॉड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? भाई देखो, पॉजिटिव प्लेट का अपना पोटेंशियल होगा, नेगेटिव प्लेट का अपना पोटेंशियल होगा, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर क्योंकि इसके अंदर पूरा करंट सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहां पर जो एटम मौजूद होगा, उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। याद करो, आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरे द्वारा जेम्स नहीं, ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में क्या सिखाया गया था? गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में यही तो सिखाया गया था कि आपका जो एटम होता है हाइड्रोजन का, उसको कैथोड से निकलने वाली कैथोड रेज इतनी जोर से टक्कर मारती है कि उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है एनोड की तरफ, और ये जो है बचा हुआ प्रोटॉन वो इधर इस तरफ आ जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो हुआ होगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इसे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए हम लोग यहां पर नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे दैट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस required to remove the electron from the valence shell of an atom। एक एटम को आयोनाइज करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है वो भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? अच्छा, कई बार आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टार बनाकर आयोनाइजेशन एनर्जी, एक टर्म होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा ये एट एब्सोल्यूट जीरो मेजर करी जाती है, ये एब्सोल्यूट जीरो पर मेजर करी जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो? यानी कि आपका 0 केल्विन्स और आई वुड से -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी जब आप इतने लो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर जब आप लोग एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तब आप उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम देंगे। एंड एट एनी अदर टेम्परेचर, एंड एट any other temperature, and at any other temperature it is referred as आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो मैंने यहां पर लिखी है आयोनाइजेशन
इंथैल्पी, इसलिए हम लोग मोस्ट कॉमनली आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेकर चलते। तो क्या आपको समझ में आया कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या मायने हैं? क्या हम लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की यूनिट क्या क्या हो सकती है? एक तो बहुत बेसिक यूनिट होगी, दैट इज किलो जूल पर मोल। बेसिक यूनिट होगी किलो जूल पर मोल, है ना मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? ये तो बहुत इजी हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक यूनिट और होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कभी यह बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे जूल्स में कन्वर्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, बस आप वो यहां पर लिख लीजिए और यहां पर बस और कुछ नहीं करना है, आपको बस जूल्स लगा देना है। तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई काय में? जूल्स में। और क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ले रहे हो, क्योंकि हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो ये जूल्स पर एटम हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी 1 कैलोरी होती है वो 4.164 जूल्स के बराबर होती है। 4.184 लिख लो यार इसको, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं रफली क्यों बताऊं, मेरे को अगर सही बताना तो आई थिंक 4.184 हम लोग लिखकर चलेंगे। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी यूनिट। समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये बात हो गई आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। अब गाइज यहां पर मैं आपको अगर एक बात बताऊं, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलग अलग टाइप की होती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलग अलग टाइप की, जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव, जिसे हम बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। अब सर ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? देखो इमेजिन करना, मैं तुमको एक केस बताता हूं। इमेजिन करना एक बात, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में एल्यूमिनियम का एटम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, ये इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब गाइस आप लोगों ने क्या किया, इस एल्यूमिनियम को सबसे पहले इसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इस एल्यूमिनियम को प्रोवाइड करी एनर्जी। जब आपने इसको फर्स्ट टाइम एनर्जी प्रोवाइड करी, वो कहलाएगी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम आप इस एल्यूमिनियम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। इस कंडीशन में ये एल्यूमिनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यहां पर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखने लगेगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब टेक्निकली इसके पास में वैलेंस शेल में जहां पहले 3 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब आपने क्या किया, इसके बाद इसे फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करी। आपने फिर इसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करी। नाउ इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2, यानी अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो, इसलिए इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2। नाउ यहां वाले केस में एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहां से रिलीज कर देगा, एंड इट इज कॉल्ड एज 1s2, इट इज कॉल्ड एज 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब आप देखेंगे कि इसके वैलेंस शेल में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही रह गया। अब आपने मान लीजिए इसे और एनर्जी प्रोवाइड करी, अब मान लीजिए आपने इसे और एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इसे बोला जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3, जो इसके वैलेंस शेल से तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में मदद करेगी और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो ये बोलती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी कि पहली आयोनाइजेशन इंथैल्पी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, दूसरी आयोनाइजेशन इंथैल्पी दूसरे को निकालेगी, तीसरी वाली तीसरे को निकालेगी। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एंड गाइस ये हमेशा देखा गया है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 हमेशा कम होगी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 के मुकाबले, एंड इनफैक्ट मैं यहां पर बोलूंगा सो ऑन,
यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 से ज्यादा बड़ी होगी 4 से ज्यादा बड़ी होगी 5 से ज्यादा बड़ी होगी 6। अब इसके पीछे अगर आप मेरे से पूछे रीजन, तो देखो सीधी सी बात है, यहां वाले केस में आपके एल्यूमिनियम के पास में 13 प्रोटॉन्स थे एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स थे। आपने पहले एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहां वाले केस में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास में केवल और केवल 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन प्रोटॉन अभी आप लोगों के पास में 13 है। तो टेक्निकली यहां पर इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने की वजह से, देखो मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब एल्यूमिनियम ने अपने इस वैलेंस शेल को इतना बड़ा साइज में रखा होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर ले। अब एक इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने की वजह से साइज उतना ही रह गया, लेकिन 3 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री फील करेंगे। तो क्या ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे उतना ज्यादा? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन उधर बैठ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर बैठ जाएगा, जिसको जो करना है करे, अपने पास तो जगह बढ़ गई। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 13 है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन कंपैरेटिवली बढ़ गए। पहले एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन था, 1:1 का रेशो था, लेकिन अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। मतलब अब आपका न्यूक्लियस जो है वो इन 12 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो अब आप लोगों को जो s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो फर्स्ट वाले से ज्यादा देनी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि फर्स्ट टाइम के मुकाबले सेकेंड टाइम में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, साइज को छोटा करके रखता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट घट गया, जो साइज को बढ़ाता, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता। तो अब रिपल्सिव फोर्स कम हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब यहां वाले केस में जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपके पास में केवल 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और आपके पास में 13 प्रोटॉन्स हैं। मतलब यहां वाले केस में आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से राइज हो गया। तो इनफैक्ट अब यहां वाले केस में क्या हुआ, आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 और आपकी बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा 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 बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी एंड बढ़ती जाएगी। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? पक्की बात? चलिए ग्रेट। अब हम लोग यहां पर वेरिएशन की तरफ चलते हैं कि अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि वेरिएशन कैसे होगा आपका। सो यहां पर लिखेंगे हम लोग वेरिएशन इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग द पीरियड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलोंग द पीरियड, यानी अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप लोग मुझे बताइए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का अलोंग द पीरियड क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो भाई, सीधी सी बात है, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, सबसे पहला फैक्टर में क्या देखता हूं कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स दे रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। मतलब अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन सभी एलिमेंट में वैलेंस शेल 2 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 ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ शेल के नहीं बढ़ने के बाद अगर हम यहां पर बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस। यानी जैसे आप लिथियम से बेरिलियम गए, एक प्रोटॉन बढ़ा,
बेरिलियम से बोरॉन गए, फिर एक प्रोटॉन बढ़ा, बोरॉन से कार्बन एक प्रोटॉन बढ़ा, कार्बन से नाइट्रोजन एक प्रोटॉन बढ़ा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एक प्रोटॉन बढ़ा और ऑक्सीजन से फ्लोरीन एक प्रोटॉन बढ़ा। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन सर स्क्रीनिंग इफेक्ट पर क्या असर पड़ रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन याद करो स्लैटर रूल्स ने क्या बताया था? स्लैटर रूल ने हमें बताया था कि क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहा है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल तो सबका 2 है, तो लिथियम से बेरिलियम जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो सेकेंड शेल में गया, बेरिलियम से बोरॉन जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो भी सेकेंड शेल में गया, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। जिस भी एलिमेंट में आप देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ जरूर रहा है, लेकिन वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है सेकेंड शेल में। और जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ता है वो कंट्रीब्यूट करता है 0.35 टुवर्ड रिपल्शन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रिपल्शन 0.35 से बढ़ता है। लेकिन एक प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन 1 से बढ़ता है। तो यहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन के मुकाबले ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the same valence shell, to the same valence shell, screening effect increases marginally. Screening effect increases marginally, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। एंड देयरफॉर इन सभी रीजंस की वजह से एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। अब एक बात बताओ, इफेक्ट नंबर 1, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 3, ये दोनों मिलकर एटॉमिक रेडियस बढ़ाते हैं। आई एम सॉरी, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने का मतलब है कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को बोलेंगे रिपेल करेंगे, जा दूर जा, जा दूर जा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन फील करेगा उसको उसी के दोस्त, उसी के एटम के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, धक्का लगाएंगे कि तू एटम से दूर जा, तू एटम से दूर जा। वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जल्दी चला जाएगा। लेकिन यहां केस उल्टा हो गया, यहां जो रिपल्शन लगा सकते थे वो फैक्टर कमजोर हो गए और न्यूक्लियस पावरफुल हो गया। मतलब अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उस अकेले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है सबको टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, किसी को नहीं जाने दूंगा, सबको पकड़ के रखूंगा, सबको टाइटली होल्ड करके रखूंगा, साला एक को दूर नहीं जाने दूंगा। फैक्टर समझ में आ गया? टाइटली होल्ड कर लिया, एकदम स्ट्रांगली पकड़ के रख लिया। तो अब एक बात बताओ, जब तुम्हारा न्यूक्लियस पावरफुल है तो क्या तुम उस वैलेंस शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल पाओगे? जरा सी या बहुत कम एनर्जी में क्या वो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला जाएगा? कभी नहीं। सो देयरफॉर एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन दिस केस जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की ताकत वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की बढ़ रही है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर तुमको एक केस समझ में आया? इन जनरल अगर आप एक केस यहां पर डिस्कस करोगे तो इन जनरल आप बस ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा एटॉमिक रेडियस है तो वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के इनवर्स रिलेशनशिप में, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्या बात समझ में आई? क्या तुमको अलोंग द पीरियड समझ में आया? यानी लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस के घटने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी। तो अब तुम लोगों को डाउन द ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। अब तुम लोगों को अलोंग द पीरियड समझ में आ गया, तो अब तुम लोगों को अलोंग द ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। अलोंग द ग्रुप क्या होगा? थ्रू आउट द ग्रुप क्या होगा? यानी जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा? तो आप देखोगे टॉप टू बॉटम जाने पे लिथियम से बेरिलियम नहीं, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सेजियम, सेजियम से फ्रांसियम। जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं,
ओके, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, मतलब वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लिथियम से सोडियम एटॉमिक नंबर बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उससे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इट नॉट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, जितना बढ़ना चाहिए उतना क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहां पर जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है इट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे, उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे। तो अब न्यूक्लियस को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ने फर्स्ट शेल के, सेकेंड शेल के, थर्ड शेल के घेर रखा है, तो वो फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाएगा, फिफ्थ के नहीं देख पाएगा, सिक्स्थ के नहीं देख पाएगा। तो जितने शेल बढ़ेंगे उसमें उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो उतना न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में गैप बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा न्यूक्लियस को दबा देंगे। तो न्यूक्लियस की इवन दो पावर बढ़ रही इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा, उससे ज्यादा ताकत से अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन मिलकर उसको रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस को भी कवर करेंगे, यानी न्यूक्लियस को भी दबा देंगे कि तू अट्रैक्ट मत कर, और उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे चल तू निकल, चल तू निकल, यानी इन दोनों को अलग कर देंगे। सो टेक्निकली इस केस में आप लोग और नेचुरली ऑब्जर्व करते हो कि आपका एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और क्योंकि तुम्हारे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब ये न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को मेरे लिए रिमूव करना आसान है, यानी कम एनर्जी देकर भी मैं उसे रिमूव कर सकता हूं। सो देयरफॉर मैं कहूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव जो है वो एक्चुअली वीक पड़ गया एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो यहां पर स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग स्ट्रांगली। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? पक्की बात, 100% क्लियर? क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए ग्रेट। अब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी का यहां पर ग्राफ दिखा देता हूं, पूरा पैटर्न दिखा देता हूं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है,